लेकिन मनोज जी, अगर हम बात टेबल पॉइंट्स की करें तो टेबल पॉइंट में अभी भी इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पर है, न्यूजीलैंड जो है वो फर्स्ट नंबर पर है। अगला मैच भी न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच होने वाला है। आप इसे कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं और क्या देख पा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, क्योंकि धर्मशाला में ये मैच है, पिच का किस तरह से मूड रहने वाला है? देखिए, वहाँ थोड़ा स्विमर्स को मदद मिलती है और ये थोड़ा सा फियर फैक्टर है भारतीय टीम के लिए, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट हैं, अब सऊदी भी हो सकता है फिट होकर आ जाएंगे, उनके बारे में भी चर्चा है। फर्गूसन हैं, उनके पास तेज़ गेंदबाज, ठीक है। भारतीय गेंदबाजी भी बहुत आला दर्जे की है, मुकाबला बहुत कांटे का होने वाला है। लेकिन वही बात आती है, हमारा जो आज का मुद्दा है मेन, विराट कोहली और रोहित शर्मा। जी हाँ, दोनों की जो जुगलबंदी है बहुत कहर बरपा रही है इस समय। और अगर विराट कोहली देखें, इतने इनोवेटिव हैं और मुझे लगता है न्यूजीलैंड के अटैक की धज्जियां उड़ाने में पूरी तरह समर्थ हैं। और क्योंकि अगर आप देखें तो उन्होंने जिस तरह से फास्ट बॉलर्स के सामने, मैंने तो कम से कम बहुत कम देखा है, रेयरली देखा है जब से मैं क्रिकेट फॉलो कर रहा हूं, कि आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद हो और उस पर आप पैर अपना बाहर निकालकर आप फ्लिक शॉट खेलने जाएं, और भी तेज गेंदबाज पर, क्योंकि आपके पास फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स होते हैं और उस पर आप फ्लिक खेलना बहुत करीब करीब नामुमकिन सा होता है। वो उन्होंने इस पारी में आज जो है कर दिखाया, पिछली पारी में। और इस तरह से रोहित शर्मा की अगर मैं बात करूं तो रोहित शर्मा मुझे याद दिलाते हैं एडम गिलक्रिस्ट की, मुझे याद दिलाते हैं मैथ्यू हेडन की। इनकी जो जोड़ी थी वो इतना तेजी से रन बनाती थी कि मध्य क्रम पर किसी भी तरह का दबाव जो है उसको हावी नहीं होने देते थे, और वो मध्य क्रम के जो बल्लेबाज है खुलकर स्ट्रोक खेलते थे। और वो रोहित शर्मा आज काम कर रहे हैं, गिलक्रिस्ट वाला, जो भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि अगर यही कुछ सिलसिला चलता रहा तो फिर ये कप हमारा है। बिल्कुल। शशि काला जी, क्योंकि प्रेशर का जिक्र हो रहा है, मैच चाहे या पाकिस्तान के साथ हो या किसी भी टीम के साथ, हम देख रहे हैं कि टीम इंडिया प्रेशर में नजर नहीं आ रही है। इसके लिए एक बड़ा रोल जो है, क्या वो रोहित शर्मा अदा कर रहे हैं? बिल्कुल, कप्तान का रोल बहुत बड़ा होता है, बड़ा अहम होता है। और कप्तानी जिस हिसाब से की है इन्होंने, उसका कोई जवाब नहीं है। इतनी जबरदस्त कप्तानी की है इन्होंने। आप नोट करिए, हमारे पास एक बॉलर शॉट था, लेकिन उसके बावजूद महसूस ही नहीं होने दिया और श्रीलंका पे लगातार दबाव बनाए रखा। एक टाइम श्रीलंका हावी हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे अपने मैच पूरे गिरफ्त में किया। ये पूरा श्रेय की कप्तानी में जाता है। बॉलिंग नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन जो कप्तानी का फील्ड सेटलमेंट, हर बॉल में देखना कि किसको कहाँ लाना है, किसको कैसे करना है, बॉलर को भी अपने कॉन्फिडेंस में लेना कि आपको क्या चाहिए, क्या फील्ड चाहिए, किस समय आपको बॉल डालनी है, ये बड़ी चीज होती है कप्तानी की। और कप्तानी इतनी शानदार कर रहे हैं कपिल देव के बाद। अगर कोई मुझे बाहर आए कप्तान तो ये रोहित शर्मा बहुत जबरदस्त कप्तानी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि धोनी की कप्तानी का भी जिक्र होना चाहिए, अगर आप इस तरह से कंपेयर कर रहे हैं। क्या लगता है सुनील जी? धोनी भी आला दर्जे के कप्तान थे और उनका भी दिमाग बहुत जबरदस्त चलता था। लेकिन आज की बात कर रहा हूं तो रोहित ने बहुत ज्यादा, आप देख लीजिए 2020 जो हमारे यहाँ लोकल टूर्नामेंट्स होता है, आईपीएल, उसमें आप देख लीजिए उन्होंने सिद्ध कर दिया है, कितनी बार चैंपियन कराया मुंबई इंडियंस को, वो अपनी कप्तानी से कराया है। और यही वो भारतीय टीम के साथ कर रहे हैं। और बहुत बड़ा रोल, हिंदुस्तान चैंपियन होगा तो बहुत बड़ा रोल होगा। ठीक है, ये सवाल मेरा सुनील जी से है। सुनील जी, क्योंकि कप्तानी का जिक्र हो रहा है, रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं, जिस दौर में महेंद्र सिंह धोनी कप्तान रहे, अभी ही की क्योंकि मैं बात कर रही हूँ, वो दौर भी लोगों के जहन से जाता नहीं है, वो जिस तरह से कप्तानी करते रहे। जी बिल्कुल, उन्होंने टेम्पलेट एक सेट किया, विराट कोहली ने उसको आगे बढ़ाया और रोहित शर्मा और टीम ने उसको बिल्कुल एक सही तरीके से, साइंटिफिक तरीके से लिया। फॉर एग्जांपल, आपने अगर देखा होगा 37-38 प्लेयर्स इन द लास्ट 6 महीने खेले हिंदुस्तान के पास। क्यों? क्योंकि एक प्लान तरीका उनको चाहिए था, पता करना था कि कौन सा बॉलर किसके साथ फिट हो सकता है। मैचअप से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि कौन सा बॉलर किसके अगेंस्ट खेल सकता है और कौन सी विकेट ले सकता है। ये टीम इंडिया ने बहुत अच्छे से सीखा और इसका पूरा श्रेय राहुल द्रविड़ एंड टीम के पास जाता है, जिनके पास पूरा डेटा एनालिस्ट का पूरा एक बड़ा वो है, फाइल्स हैं जिसके बारे में एक एक प्लेयर के पिछले 6-6, 8-8 साल की किस तरह से आउट हुए, किस वजह से आउट हुए और क्या सिचुएशन थी, किस एंड से आउट हुए। इनफैक्ट वो भी एक बड़ा काबिल तारीफ है कि इतनी डिटेल्ड स्टडी करके ये मैचअप्स बना के हर बैटर के साथ जाते हैं। इनफैक्ट कुछ दिनों में और अगले मैचेस में हम वो मैचअप्स आपके साथ शेयर भी करेंगे कि क्या ऐसा है जो टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में, और वो कैसा उसको डिसाइड करते हैं कि किस बैटर के साथ किस बॉलर को पॉसिबली ला सकते हैं, लाएंगे नहीं, पॉसिबली ला सकते हैं।
बिल्कुल, जिस तरह से थिंक टैंक आप जिक्र कर रहे हैं, कैसे स्ट्रेटजी जो है वो टीम इंडिया बनाती रही है और उसके वजह से ये स्ट्रेटजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है मुझे लगता है मनोज जी, और शायद इसी वजह से वो स्ट्रेटजी जमीन पर मैदान पर नजर आती है, टीम इंडिया में नजर आती है और यही वजह है कि शायद आप इस तरह से परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ जिक्र क्योंकि हम प्रेशर का कर रहे थे, मुझे लगता है क्योंकि अगर आपका शुरुआती जो बैटिंग ऑर्डर है जब वो शानदार परफॉर्म करता है तो नीचे वालों के लिए और फिर पूरी टीम के लिए प्रेशर वैसे ही खत्म हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपको आधार अच्छा मिल जाए, बेस अच्छा मिल जाए, तो उस पर एक अच्छी आप इमारत खड़ी कर सकते हैं। वही कुछ भारतीय टीम भी कर रही है। और अगर टॉप ऑर्डर नहीं चलता तो बीच में संभालने के लिए भी हैं। आपने एशिया कप में देखा, वहाँ ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से भारत की जो ढहती पारी थी उसको बहुत अच्छे तरीके से संभाला। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस वर्ल्ड कप में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो 2 विकेट जल्दी बल्कि 3 विकेट बहुत जल्दी गिर गए थे, 2 रन में 3 विकेट गिरना, और उसके बाद विराट कोहली और केएल राहुल का पारी को संभालना, तो मुझे लगता है कि अब हमारे पास मध्य क्रम, शीर्ष क्रम और जो पुछल्ला बल्लेबाज हैं अभी उनके इम्तिहान होना अभी बाकी है। मैं तो कहता हूं इम्तिहान ना ही हो, यही काम टॉप के 5 बल्लेबाज कर लें। और गेंदबाजी हमारी आला दर्जे की है। स्ट्रेटेजी की आपने थोड़ी देर पहले बात की, वो बहुत शानदार रही है। कप्तान रोहित शर्मा जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ 33वें ओवर में कुलदीप यादव को लाते हैं और आकर कुलदीप यादव एक ही ओवर में 2 विकेट चटकाते हैं और उसके बाद दबाव बनाया जाता है और दबाव में बुमराह को लाया जाता है और बुमराह जिस तरह से अपने रिवर्स स्विंग और ऑफ कटर गेंदों से कहर बरपाते हैं, वो काबिले तारीफ था। वो एक अच्छी स्ट्रेटजी का हिस्सा था। लेकिन अब देखना होगा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या स्ट्रेटजी टीम इंडिया जो है वो बनाती हुई नजर आती है। शशि काला जी, आप विराट कोहली से क्या उम्मीदें कर रहे हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच होने वाला है? कोहली को अच्छा खेलेंगे, लेकिन मुझे थोड़ी सी एक ही दिक्कत लग रही है कि न्यूजीलैंड के जो ग्राउंड है वो छोटे ग्राउंड है, वो अभ्यस्त है छोटे ग्राउंड में खेलने के, और धर्मशाला का ग्राउंड भी छोटा ग्राउंड है। बस यही थोड़ा सा उनको फेवर कर रहा है। वहां का जो क्लाइमेट कंडीशन है वो भी उनको फेवर कर रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड में भी हवा चलती है। ये मौसम धर्मशाला का बिल्कुल वैसा ही है, मीठा मीठा जाड़ा है और हवा चल रही होगी, तो उनके बॉलर्स को थोड़ा सा हेल्प करेगा। नो डाउट हमारे बॉलर्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो स्थिति है, जो परिस्थितियां हैं, वो बिल्कुल न्यूजीलैंड को सूट करती हैं। ये धर्मशाला का ग्राउंड जो है। अब किस ऐसे इसे सुनील जी आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से जिक्र किया, जो जिस तरह का वहां का ग्राउंड है, जो वेदर है, वो सारी चीजें न्यूजीलैंड को फेवर कर रही हैं, लेकिन ऐसे में आप चुनौतियां, क्या आप कुछ चैलेंजेस टीम इंडिया के लिए देख पा रहे हैं? हालांकि हमें आता है कि कैसे चैलेंजेस से ऊपर उठकर आपको जीत हासिल करनी। देखिए, सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि हिंदुस्तान के पास ऑफ स्पिनर खेल नहीं रहे, आपके अश्विन खेल नहीं रहा, और शार्दुल ठाकुर एज अ ऑलराउंडर जिसको पुश किया जा रहा है वो टीम के कॉम्पोजिशन में नहीं है, बिकॉज आपको एक वो चाहिए। दूसरी बात, इनकी जो 146, 143 से 147 की जो स्पीड पे खेलने की क्षमता है पहले 10 ओवर में, वो थोड़ी डाउटफुल है, क्योंकि उसके अंदर बॉल सीम भी होगा और आपके पास जब स्पीड होगी और स्विंग होगा तब हिंदुस्तानी बैटर्स को खेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो पहले अगर 5 ओवर बचा लिया हिंदुस्तान ने तो आई थिंक ये गेम हमारा है, बट पहले 5 ओवर के ऊपर ही पूरा निर्भर करता है। अगर ओपनर्स ने वो निकाल लिए और एक्सप्लोसिव स्टार्ट दी तो वहीं से गेम की टोन सेट होगी। आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो डाउन आएगा उसके लिए बहुत आसानी होगी खेलने के लिए, और जो आपके पिंच हिटर्स हैं और जो आपके जो रविंद्र जडेजा जैसे हैं वो उसको आगे लेके जाएंगे। जी, अब क्या लग रहा है मनोज जी, क्योंकि जिस तरह से सुनील जी जिक्र कर रहे हैं कि पहले 5 ओवर अगर निकालिए तो वहीं से टोन जो है वो सेट हो जाएगी, और अभी हम पिछले समय में अगर हम बात करें टॉस जीतकर जिस तरह से भारत फैसले लेता रहा है, वो सारी चीजें फेवर में गई हैं। न्यूजीलैंड भी बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म कर रही है, आप क्या चुनौतियां देख पा रहे हैं? मैं तो अब यही कहूंगा, ट्रेंड बदल गया है। अब पहले वर्ल्ड कप के 10 मैचों में ट्रेंड अलग था, अब एकदम अलग है। ठीक है, पिछला मुकाबला भारत ने बाद में बल्लेबाजी करते हुए जीता है, बल्कि सारे मैच ही भारत ने बाद में बल्लेबाजी करते हुए जीते हैं। लेकिन अब मैं चाहूंगा कि धर्मशाला में भारत टॉस जीतकर, अगर टॉस जीतता है तो पहले बल्लेबाजी करे, बड़ा स्कोर बनाए, और उसके बाद उस बड़े स्कोर के, पहाड़नुमा स्कोर के दबाव से दबाव बनाएं गेंदबाज, उतना ही टीम के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि फ्लड लाइट्स में मैंने देखा है, कल भी जब भारत जीता है अपनी क्षमताओं से जीता है, लेकिन जिस तरह से गेंद थोड़ा सा रुककर आने लगी थी, उससे थोड़ी सी चिंता भी पैदा हो गई थी। लेकिन क्योंकि हमारी बल्लेबाजी बहुत सुदृढ़ है, मजबूत है, तो मुझे लगता है टॉस जीतिए, पहले बल्लेबाजी करके बड़ा स्कोर खड़ा कीजिए। यही आज का ट्रेंड जो है पिछले 6-7 दिन का, जो वो यही जाहिर करता है। क्योंकि फ्लड लाइट्स में जो स्विंग होती है गेंद, वो काफी खतरनाक साबित होती है। वहां तो ट्रेंट बोल्ट की गेंदबाजी वाकई बहुत स्विंग होती है, उनकी गेंदें।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और किस तरह से और क्या स्थितियां और क्या चुनौतियां देखने को मिलेंगी आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन टीम इंडिया इस वक्त शानदार फॉर्म में नजर आ रही है।